हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर फिफ्थ पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया भारत में राजनीतिक प्रक्रिया नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी 15 का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 7 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने फोर्थ यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जो इसमें हम नीति और चुनौतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, भारत की आत्मा सिर्फ शहरों की चमक में नहीं है, बल्कि जंगलों, पहाड़ों, गांवों में बसने वाले आदिवासी समाज में भी है। लेकिन जब विकास की दौड़ तेज हुई तो सबसे ज्यादा पीछे कौन छूट गए? यही जनजातियां सबसे ज्यादा पीछे छूट गई। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे भारत में लगभग 8 से 9% जनसंख्या आदिवासी जनजातीय एसटीज है। तो जो भारत की लगभग 8 से 9% जनसंख्या वो आदिवासी जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिन्हें हम एसटीएस भी कहते हैं, उनकी है। ये लोग मुख्य रूप से जंगल, पहाड़ और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। तो जो आदिवासी जनजातियां होती है, ये जंगल, पहाड़ और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। आदिवासी समाज की अपनी संस्कृति, भाषा, परंपराएं और आजीविका के तरीका है। विकास परियोजनाओं, डैम, खदानें, उद्योग के कारण उनका विस्थापन, भूमि अधिकार और संस्कृति पर खतरा बढ़ा। तो इनकी अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली है। लेकिन जो विकास परियोजनाएं हैं उनके कारण इनका विस्थापन, भूमि अधिकार और जो संस्कृति है वो खतरे में आई है। इसलिए संविधान में विशेष प्रावधान, पांचवी और छठी अनुसूची, वन अधिकार अधिनियम 2006 और नीतियां बनाए गए। तो इसी सब को देखते हुए भारतीय संविधान में कानूनों के लिए इनके लिए एक विशेष प्रावधान किए गए, जिसमें पांचवी और छठी अनुसूची रखी गई और वन अधिकार अधिनियम 2006 रखा गया और विशेष नीतियां और योजनाएं इनके लिए रखी गई। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय देखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जनजातीय की प्रकृति एवं संस्कृति। तो अब हम समझ लेते हैं जो जनजातीय उनकी प्रकृति एवं संस्कृति को समझ लेते हैं। तो इसी तरीके से आपकी जैसे कि आप देख सकते हैं जनजातीय टाइप में होती है। तो जनजातीय भारत की मूल निवासी आबादी मानी जाती है। तो जो जनजाति होती है वह भारत की मूल निवासी आबादी होती है। इनकी कुछ विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं को देख लेते हैं। जिनमें सबसे पहले आता है सामुदायिक जीवन और समूह भावना। तो ये एक सामुदायिक जीवन और समूह भावना में जीते हैं। सेकंड, आजीविका आती है। इनके आजीविका के माध्यम होते हैं वे शिकार, खेती, वन उत्पाद, ये सभी इनके आजीविका के माध्यम होते हैं। थर्ड आते हैं अपनी भाषा, रीति रिवाज, लोक नृत्य और विश्वास। इनकी अपनी भाषा शैली होते हैं, अपनी परंपरा होते हैं, अपने ही लोक नृत्य होते हैं और अपने ही विश्वास होता है। फोर्थ आता है भारी समाज से कुछ हद तक अलग रहना। ये जो भारी समाज होता है, जो राजनीति वगैरह हो गई या किसी भी तरह का जो भारी समाज होगा, उन सभी से अलग रहकर अपने समुदाय में रहते हैं। तो यही कुछ विशेषताएं थी जनजाति की। तो उनकी संस्कृति और पहचान भारतीय समाज की विविधता और बहुलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इनकी जो संस्कृति और पहचान है वो बहुलता का अहम हिस्सा माना जाता है भारत की विविधता का। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए एक गांव जहां हर घर मिलकर शिकार या खेती करता है, उत्सव सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं और नृत्य व गीत पूरे समाज की धड़कन है। यही जनजातीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती है। तो यही था हमारा जो जनजातियों की प्रकृति एवं संस्कृति है, उसको हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। तो अब हम जो औपनिवेशिक शासन है उसका क्या प्रभाव रहा है, उनके प्रभाव को देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे अंग्रेजों के आने के बाद जनजातीय जीवन में कई बदलाव आए। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने जनजातीय जीवन में
भी बहुत सारे परिवर्तन किए, उनसे भी उनमें गहरे बदलाव आए। इसमें सबसे पहला आया जंगलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। वन अधिनियम से आदिवासियों के परंपरागत अधिकार छीन लिए गए। तो जो वन अधिनियम था उससे जो फॉरेस्ट एक्ट थे उनके माध्यम से जो आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार थे वे ब्रिटिशों ने छीन लिए थे। सेकंड आया भूमि पर कब्जा। जमींदारी और ठेकेदारी प्रथा से जनजातियों की जमीन गैर आदिवासी लोग ले गए। तो जो जमींदारी और ठेकेदारी प्रथा थी उससे उनकी जो जमीन थी वो गैर आदिवासी लोग ले गए थे। थर्ड हमारा आ रहा आर्थिक शोषण, जिसमें साहूकार, व्यापारी और ठेकेदारों ने उन्हें कर्ज और शोषण के जाल में फंसाया। तो जो साहूकार, व्यापारी या ठेकेदार होते थे वे उन्हें कर्ज और शोषण के जाल में फंसाते थे। फोर्थ आया कई जगह आदिवासी विद्रोह हुए, जैसे संथाल विद्रोह, मुंडा आंदोलन, भील विद्रोह। तो जनजातीय विद्रोह भी हुए, जैसे कि संथाल जो कि 1857 के बाद के जो आदिवासी विद्रोह थे, जिसमें संथाल विद्रोह, मुंडा आंदोलन, भील विद्रोह ये सभी आते हैं। यानी औपनिवेशिक शासन ने इनके जीवन, संस्कृति और अधिकारों को भी बुरी तरह प्रभावित किया था। तो यही था औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्र भारत में जनजातियां। तो जो हमारा स्वतंत्र भारत था, आज़ादी के बाद से जो जनजातियां है उसकी स्थिति को समझ लेते हैं। तो संविधान ने आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान दिए। तो भारत आज़ाद होने के बाद जो संविधान था, भारतीय संविधान था, उसने आदिवासियों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने रखी 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए रखी गई। तो जो 5वीं अनुसूची थी वो अनुचित क्षेत्रों के लिए रखी गई थी, जिसमें राज्यपाल को विशेष अधिकार थे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का। इसका उद्देश्य जो रखा गया था वो यही था कि भूमि और संसाधनों की सुरक्षा हो सके। तो यही थी 5वीं अनुसूची। इसके बाद 6ठी अनुसूची रखी। 6ठी अनुसूची में उत्तर पूर्व भारत, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे राज्य की जनजातियों के लिए 6ठी अनुसूची बनाई गई, जिसमें स्वायत्त जिला परिषदें रखी गई। साथ ही उन्हें कानून बनाने और शासन चलाने के अधिकार भी इसमें दिए गए। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को कानून बनाने और शासन चलाने के अधिकार दिए गए। तो यही 6ठी अनुसूची थी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्वतंत्र भारत में जनजाति की स्थिति में आया वो हमारा आता है वन अधिकार अधिनियम 2006, अर्थात जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है उसको देख लेते हैं हम, जिसमें जंगल में रहने वाले जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को भूमि पर अधिकार, सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार। तो जंगल में रहने वाले जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को भूमि और सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार इसमें दिया गया। इसका उद्देश्य भी यही था, ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना। तो इसका उद्देश्य यही था कि ताकि जो ऐतिहासिक न्याय है वो सुधर सके। तो यही था हमारा वन अधिकार अधिनियम 2006। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विकास बनाम विस्थापन पर बहस। तो विकास बनाम विस्थापन पर बहस भी हम देख लेते हैं। तो विकास परियोजनाएं, बड़े डैम, खनन उद्योग, सड़कें अक्सर आदिवासियों की जमीन पर बनाई जाती है। इसके कारण लाखों आदिवासी अपने घरों और जमीन से विस्थापित होते हैं। तो जितने भी विकास प्रोजेक्ट किए जाते हैं, विकास कार्यक्रम किए जाते हैं भारत के, जैसे कि बड़े डैम हो गए, खनन उद्योग हो गए, सड़कें हो गए, तो ये अक्सर आदिवासी इलाकों में ही बनाए जाते हैं। इनके कुछ समस्याएं हैं या फिर कुछ परिणाम भी हुए हैं। तो उन समस्याओं को देख लेते हैं, उन परिणाम को देख लेते हैं, जिससे कि आजीविका का साधन छिन जाता है उनका, लाखों आदिवासी विस्थापित हो जाते हैं। पुनर्वास और मुआवजे की कमी होती है, जो पुनर्वास और मुआवजा है वो अक्सर अधूरा ही रहा है। थर्ड आता है संस्कृति और पहचान पर भी खतरा। तो जो उनकी संस्कृति और पहचान पर खतरा है वो भी बढ़ जाता है। तो ये सभी समस्याएं रही है। इसके बाद जो बहस का मुद्दा है उस बहस के मुद्दों को देख लेते हैं। बहस का मुद्दा है क्या विकास परियोजनाएं राष्ट्रहित में जरूरी है या फिर पहले आदिवासियों के अधिकार और पुनर्वास सुनिश्चित क्यों होने चाहिए। तो बहस का मुद्दा ये रहता है कि जो आदिवासियों के अधिकार और पुनर्वास है, क्या उनके लिए जो राष्ट्रीय हित है उसकी उसको रोक दिया जाना चाहिए। तो इनमें से क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बहस के मुद्दे को लेकर रहते हैं। तो इसका समाधान यही है, विकास के साथ न्याय, अर्थात डेवलपमेंट विद जस्टिस। तो जो विकास किया जाए उसमें न्याय भी किया जाए, अर्थात अगर उनके जगह पर कोई डैम बनाया जा रहा है, कुछ बनाया जा रहा है, तो उनका जो मुआवजा है वो पूरा होना चाहिए। और जो उनका आजीविका का साधन छिन जाता है तो उनको कुछ नौकरी भी देनी चाहिए, ताकि उनकी जो आजीविका का साधन है वो भी बना रहे। तो स्टूडेंट सोचिए, गांव के लोग पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं, अचानक सरकार का यहाँ डैम बनेगा, अब आपको कहीं और जाना होगा। वे अपने घर, खेत और देवताओं के स्थल छोड़कर जाते हैं। उनके लिए विकास का मतलब विस्थापन बन जाता है।
तो यही था हमारा विकास बनाम विस्थापन पर बहस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम एक पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश, एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे आदिवासी भारत की सांस्कृतिक धरोहर और विविधता का अहम हिस्सा है। औपनिवेश काल से आज तक वे शोषण और विस्थापन की समस्या झेल रहे हैं। तो जो आदिवासी है उनको सांस्कृतिक धरोहर विविधता का अहम हिस्सा तो माना जाता है, लेकिन औपनिवेश काल से ही वे शोषण और विस्थापन की समस्या झेलते आ रहे हैं। संविधान ने 5वीं और 6ठी अनुसूची, आरक्षण और वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करी है। तो सरकार ने भी कुछ ऐसे प्रयास करे जिससे कि उनके अधिकारों की रक्षा की कोशिश हो सके, लेकिन असली चुनौती है विकास और अधिकारों के बीच संतुलन बनाना। तो सबसे बड़ी चुनौती यही आती है, जो विकास और अधिकार है उनके बीच संतुलन कैसे बन पाएगा। यदि न्याय संगत पुनर्वास और अधिकार सुनिश्चित हो, तभी विकास को सही अर्थों में सार्थक कहा जाता है। यदि जो जो विकास है वो न्याय संगत और पुनर्वास और अधिकार सुनिश्चित नहीं करेगा, तो जो विकास है तब तक वो अधूरा ही माना जाएगा। तो स्टूडेंट, भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब उसकी सबसे कमजोर कड़ी यानी कि आदिवासी समाज को न्याय और सम्मान मिलेगा। अब सवाल ये है कि क्या हम विकास को इंसाफ के साथ जोड़ पाएंगे, या फिर विकास के नाम पर उनकी आवाज दबती रहेगी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। जिसके साथ हमारी जो यूनिट नंबर 5 है वो भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 5 में हमारा केवल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी आपकी 5th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी रहती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जो कि हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है, यूनिट नंबर 6, जिसमें हम भारत में राज्य के आयाम के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कल्याण नियामक एवं दमनात्मक के बारे में हम बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।